हेलो हेलो गाइस। आज जो है हम लोग आईआईटीएम आईआईटीएम स्टेट्स का वीक 7 का वन शॉट देखेंगे। ठीक है, वीक 7 का हम लोग वन शॉट देखेंगे। तो ये वीक 7 जो है पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस है। ठीक है, तो जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से है उन लोगों को तो पता है प्रोबेबिलिटी क्या है, लेकिन जो लोग नहीं है मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ। अगर कोई सा भी सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है, देयर इज ए 50% चांस। ठीक है, चांस वर्ड यहाँ पर है। माई गैस वर्ड यहाँ पे, माई गैस इज आंसर ए इज द राइट चॉइस। पार्टी ए बी सी विल प्रोबेबली। ठीक है, फिर यहाँ पे 30% चांस। फिर अगर कोई सा भी सेंटेंस में गैसिंग, चांस, प्रोबेबली या फिर प्रोबेबल। ठीक है, तो ये सब चीजों के अगर बात किया जाए तो फिर ये जो है प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है। ठीक है, मतलब कि ये सारे स्टेटमेंट स्टेटमेंट जो है चारों, ये चारों स्टेटमेंट प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा गया है इन सेंटेंस में जो अंडरलाइंड वर्ड है वो ही प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब कि प्रिडिक्शन, और चांस, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबल, फिर गैस, ये सब प्रिडिक्शन को ही दर्शाता है। ठीक है, इफ वी कनेक्ट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स विथ प्रोबेबिलिटी देन द आउटकम विल बी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अगर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स याद है ना, वीक 1 डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स को अगर हम प्रोबेबिलिटी के साथ इंटरलिंक कर दे या फिर एसोसिएट कर दे तो जो आउटकम आएगा वो आएगा इन्फरेंशियल स्टेट्स का। ठीक है, वो जो आउटकम आएगा वो आएगा इन्फरेंशियल स्टेट्स का। अब बात होता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एन एक्सपेरिमेंट इज एनी प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस एन ऑब्जर्वेशन और आउटकम। मतलब कि एक एक्सपेरिमेंट एक ऐसा चीज है जो एक प्रोसेस है। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन का प्रेफरेबल आउटकम दर्शाता है। ठीक है, अब बात आता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। एक्सपेरिमेंट तो हम लोग समझ गए, अब बात आता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ होता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है। ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम इज नॉट प्रिडिक्टेबल विथ सर्टेनिटी। मतलब कि एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम जो है जिसका आउटकम जो है अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, तो और अनप्रिडिक्टेबल विथ सर्ट, मतलब कि कोई सा भी सर्टेनिटी नहीं है आउटकम में। मतलब कि आउटकम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कितना आउटकम आएगा वो हमें नहीं पता। तो ये सब जो चीज़ है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर आता है। अब बात आती है कि सैंपल स्पेस क्या है। सैंपल स्पेस को हम लोग डिनोटेड बाय ओम, ओम ही तो बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस का सिंबल, या फिर एस से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मैं सैंपल स्पेस जो है मैं बेसिक बेसिक यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। सोचो कि एक क्वेश्चन है, बोला गया कि टू डाइस आर रोल्ड। सॉरी, ओके, टू डाइस वाला से भी समझा देता हूँ और दूसरा एक एग्जांपल से भी समझा दूँ। पहले मैं वो वाला एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये सोचो कि एक क्वेश्चन है। तो अब इसका सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे। अब बात आता है कि भैया आप तो सैंपल स्पेस ही समझाने वाले थे। ठीक है, तो अब हम अगर सैंपल स्पेस को अगर समझाए तो यहाँ पर देख सकते हो कि सैंपल स्पेस मतलब कि प्रोबेबल आउटकम क्या क्या हो सकता है। दो कॉइन, एक कॉइन क्या शो करता है, एक कॉइन जो है आइदर हेड शो करता है या फिर टेल शो करता है। ठीक है, और दूसरा कॉइन भी सेम, आइदर हेड शो करता है या फिर टेल शो करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करें तो एक कॉइन पे हेड आएगा, दूसरे कॉइन पे भी हेड आ सकता है। एक कॉइन पे हेड आया, दूसरे कॉइन पे टेल आ सकता है। ठीक है, एक कॉइन पे टेल आया, दूसरे कॉइन पे भी टेल हो सकता है। एक कॉइन पे टेल आया, दूसरे कॉइन पे हेड आ सकता है। ठीक है, तो ये जो चारों ऑब्जर्वेशन है वो ही बन जाता है सैंपल स्पेस। ठीक है, और अगर हम लोग दूसरे एग्जांपल से देखें जो हम लोग पहले देखना चाह रहे थे कि टू डाइसेस आर रोल्ड साइमultaneously। ठीक है, टू डाइसेस आर रोल्ड साइमultaneously। तो यहाँ पर देखो एक डाइस में कितने टाइप्स का आउटकम रहता है।
दो तीन चार पाँच छः, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक डाइस पे मतलब कि एक लूडो वाला डाइस, ठीक है, एक लूडो वाला डाइस में, एक फेयर डाइस में 6 आउटकम रहता है, ठीक है। मतलब कि हर एक साइड में कुछ ना कुछ नंबर किया हुआ रहता है। तो हम लोग ये जानते हैं, अगर 2 डाइस है मतलब कि इसको इंटू में 2 कर दो। तो अब इसका फेवरेबल आउटकम क्या क्या आ सकता है? पहले डाइस में 1 को कांस्टेंट करके, दूसरे डाइस में 1, तीसरे में 2, सॉरी, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, ठीक है। फिर हम लोग पहले डाइस पे 2 कांस्टेंट कर देते हैं। ऐसे करते करते अगर हम लोग लिखते जाए, ऐसे करते करते अगर हम लोग लिखते जाए, लास्ट में 6 6 आ जाता है, ठीक है। और टोटल जो आउटकम रहता है, ये आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। टोटल जो आउटकम रहता है वो 36 आउटकम्स रहते हैं। तो मैंने जो है क्लियर सैम्पल स्पेस का क्लियर आइडिया इस एग्जांपल से ही समझा दिया, लेकिन ये वाला जो आप लोग समझते ही होंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हो बेसिक आउटकम्स, द पॉसिबल आउटकम्स दैट कैन ऑकर मस्ट बी। बेसिक आउटकम का मतलब है पॉसिबल आउटकम जो मस्ट ऑकर करेगा ही करेगा। अब बात आती है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है। एनी वन, एक सेकंड रुको जरा, ठीक है, एक सेकंड रुकियो। ठीक है, अब बात आता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या चीज होता है, ठीक है। तो एनी वन बेसिक आउटकम कैन ऑकर, अच्छा मतलब कि ओनली, सॉरी, ओनली वन, एनी वन नहीं, मैं यहाँ पे ठीक से लिख देता हूँ, ओनली वन बेसिक आउटकम कैन ऑकर, ठीक है। अब बात आती है कि एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, मतलब कि वन बेसिक आउटकम मस्ट ऑकर, मतलब कि एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ एक ही बेसिक आउटकम ऑकर करेगा। लेकिन एग्जॉस्टिव का मतलब है एटलीस्ट एक बेसिक आउटकम ऑकर करेगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल बेसिक आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे एक खूबचा यहाँ पे लिखाया गया है। एक इवेंट जो है एक सैंपल स्पेस का सबसेट है। सोचो कि हमें एक इवेंट को दर्शाया गया है। हम लोग ये वाला एग्जांपल से देखते हैं, एक इवेंट दर्शाया गया है, सोचो कि कुछ भी, कि नंबर ऑफ हेड्स मस्ट बी 2, ठीक है। तो ये एक इवेंट, सोचो कि एक हाइपोथेटिकल इवेंट है। ये इवेंट जो है यहाँ पे देख सकते हो, 2 हेड वाला यहाँ पर सैंपल स्पेस में मिल रहा है, ठीक है। तो इवेंट जो है, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे कि पॉपुलेशन जो है, सॉरी, सैंपल जो है वो पॉपुलेशन का सबसेट होगा, ठीक है, पॉपुलेशन का सबसेट होगा। ऐसे ही इवेंट जो है वो सैंपल स्पेस का सबसेट होगा, ठीक है। तो सैंपल स्पेस को आप लोग पॉपुलेशन समझ लो और इवेंट को आप लोग वो समझ लो, क्या बोलते हैं इसको, सैंपल समझ लो, ठीक है। We can say an event is occurred if the outcome is obtained contained in the subset, ठीक है। अगर आउटकम इवेंट हम लोग मतलब कि तब ही दर्शाएंगे कि हाँ इवेंट हो रहा है जब सैंपल स्पेस में वो आउटकम रहेगा, ठीक है। ए फ्लो चार्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, हम लोग एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक फ्लो चार्ट भी हम लोग बना दिए हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट से सैंपल स्पेस बनता है और सैंपल स्पेस का सबसेट इवेंट बनता है, ठीक है, कॉन्सिस्ट ऑफ बेसिक आउटकम्स, जो कि हमें पता है। अब बात आती है कि सेट ऑपरेशंस, क्या क्या सेट ऑपरेशंस हम लोग यूज कर सकते हैं। सेट ऑपरेशंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, और मैंने 2 बार शायद इंटरसेक्शन लिख दिया, तो एक बार में होगा वो क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मैंने 2 बार लिख दिया, तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ। इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स में 2 बार लिख चुका हूँ, क्यों पता नहीं। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये मैंने बतेरे बार मैंने समझा दिया। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि कल आपका एग्जाम भी है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो कि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेट ऑपरेशंस, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ये ही चीज़ यहाँ पे समझा के रखा है, यूनियन क्या है। यहाँ पे देख सकते हो ई जो है 1 3 5 2, अगर हम लोग 2 4 6 पकड़े तो ई यूनियन है एफ क्या हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी अगर वर्ड प्रॉब्लम आप लोग देख रहे हो, ठीक है, तो अगर और, ठीक है, और अगर आप लोगों को दिखे, मतलब कि और का मतलब होता है यूनियन, और अगर के कोई भी जगह एंड आप लोगों को दिखे तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, और यूनियन का मतलब होता है मतलब कि दोनों या फिर तीनों सेट का कलेक्टिव थिंग, ठीक है।
यहाँ पर यूनियन एफ ही समझाया जा रहा है। यहाँ पर बात होता है कि नल इवेंट और डिसजॉइंट इवेंट, ठीक है। अब बात होती है नल इवेंट और डिसजॉइंट इवेंट क्या चीज़ है भला, ठीक है। नल इवेंट जो है वो एक फाई से रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि नल सेट, ठीक है। नल सेट को ही हम लोग नल इवेंट कहेंगे। नल सेट को जैसे हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते थे, नल इवेंट को ही हम लोग फाई से ही हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब बात होता है कि डिसजॉइंट इवेंट क्या है, व्हाट इज डिसजॉइंट इवेंट, ठीक है। Intersection of E and F is the null event. We can say that E and F are disjoint event and mutually exclusive event. मतलब क्या समझे, ठीक है। अगर सोचो कि एक इवेंट है, एक ई बोल के एक इवेंट है जिसमें सेट ऑफ कुछ नंबर्स है, ठीक है। और एफ बोल के कुछ इवेंट है जैसे जिसमें सेट ऑफ कुछ नंबर है। और सोचो कि इन दोनों में कोई सा भी कॉमन नहीं है, नो कॉमन थिंग, ठीक है। ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। मतलब कि ई यूनियन एफ जो है वो नल आएगा, ठीक है। ये एक नल सेट आएगा। अगर नल सेट आया, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है देख सकते हो कि अगर इंटरसेक्शन ऑफ ई एंड एफ इज नल इवेंट वी कैन से दैट, मतलब हम लोग ई और एफ, ई यूनियन एफ अगर नल आया तो ई और एफ हम दोनों को डिसजॉइंट इवेंट कह सकते हैं, ठीक है। डिसजॉइंट इवेंट कह सकते हैं या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कह सकते हैं, ठीक है। चार्ज नहीं हो रहा क्या? अभी, ठीक है। तो हम लोग अगर नेक्स्ट पे चले, यहाँ पे देख सकते हो कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट समझाया जा रहा है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट तो हम लोग को ऑलरेडी पता ही है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई को हम लोग हम लोग तो ऑलरेडी यहाँ पे ई डैश या फिर ई ऐसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट को पता है। हम लोग कॉम्प्लीमेंट को ई के ऊपर सी भी हम लोग अगर लिखा जाए तो हम लोग ई का कॉम्प्लीमेंट भी ऐसे भी हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल आउटकम्स इन द सैम्पल स्पेस, मतलब कि जो सैम्पल स्पेस में, सैम्पल स्पेस माइनस अगर अगर हम लोग सिर्फ एक सेकेंड यार, अगर सिर्फ हम लोग ई कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहिए, मतलब कि सैंपल स्पेस माइनस में ई इवेंट, तो ही ई कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग ऊपर चले एग्जांपल में, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक सेकेंड, एक सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ई इवेंट है 1 3 5, ठीक है। ई इवेंट है 1 3 5, तो हम लोगों को अगर ई कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोले, मतलब कि 1 3 5 यहाँ से सैंपल स्पेस से कट जाएंगे, मतलब कि 2 4 6 बन जाएगा इस केस में ई का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। लोग अगर नीचे चले यहाँ पे देख सकते हो सैंपल स्पेस का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ऑलवेज 5 होता है, ठीक है, नल इवेंट होता है। और यहाँ पे एक डेक का मैंने यहाँ पे मतलब कि एक डेक ऑफ कार्ड्स कैसे दिखते हैं, ये चीज़ जो है अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, ये फर्दर काम में आएगा, ठीक है। एक सेकंड, शायद से मेरा कैमरा ब्लॉक हो रहा है, ठीक है। तो यार ये वायर बहुत ही परेशान कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि एक डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड जो है वो ऐसा दिखता है जिसमें से 4 सूट्स होते हैं, ठीक है। 4 सूट्स होते हैं, ये एक होता है क्लब, एक होता है स्पेड, ठीक है। मुझे नाम क्लब और स्पेड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन ऑलवेज रहता है, लेकिन एक होता है क्लब, एक होता है स्पेड, एक होता है हार्ट, एक होता है डायमंड, ठीक है। और डायमंड और हार्ट जो है दोनों लाल रंग के होते हैं, और क्लब और स्पेड जो है दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। और एक इंडिविजुअल सूट में 13 कार्ड होते हैं, जिसमें से ये जो ए वाला कार्ड है, ए वाला कार्ड को हम लोग एस कार्ड कहते हैं, ठीक है। एस कार्ड कहते हैं। और हर एक सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। देख सकते हो 3 चेहरे वाले कार्ड है, एक है किंग, एक है क्वीन और एक है जोकर या फिर गुलाम भी और बहुत लोग कहते हैं, ठीक है। जोकर ही हम लोग जे कह के चले, के क्यू और जे रहता है। और पूरे डेक में ऐसे करके 12 फेस कार्ड रहते हैं और 4 एस कार्ड रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पूरे डेक का अगर हम लोग बात करें तो मतलब कि 26 ब्लैक कार्ड रहते हैं, 13 13, और 26 रेड कार्ड रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को जानना मैंडेटरी है, क्योंकि इस चीज़ जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इसका अगर सैम्पल स्पेस निकाले, इस डेक ऑफ कार्ड का अगर हम लोग सैम्पल स्पेस निकाले, तो कलेक्शन ऑफ ऑल 52 कार्ड्स को ही हम लोग पूरा 52 कार्ड्स को ही हम लोग सैम्पल स्पेस मानेंगे, ठीक है। तो अब बात है कि वेन डायग्राम क्या है वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, लेकिन मैंने फिर भी मैंने नोट्स पे लिख दिया, ठीक है। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे कि यूजफुल होता है एक मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, सेट ऑफ इवेंट्स को दर्शाने के लिए, इसलिए हम लोग वेन डायग्राम्स को यूज करते हैं, ठीक है।
अब सैम्पल स्पेस का रिप्रेजेंटेशन हम लोग एक बॉक्स बना के करते हैं। सैम्पल स्पेस का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर जो है वेन डायग्राम को पार्ट पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पड़ता है, ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मैंने नोट्स पे लिख दिया, शायद आप लोगों को मन में क्यूरियोसिटी अगर रहे तो यहाँ पे आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो एक इवेंट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग एक सर्कल से करेंगे, और सैंपल और दो इवेंट को अगर हम लोग एक नॉर्मल इवेंट अगर हम लोग सोचे तो ये वाला मिडिल वाला पार्ट होता है ये इंटरसेक्शन वाला, और ये दो होता है इवेंट। ठीक है, और अगर ये वाला पार्ट तो अगर पता है, अगर ई एन एफ, सोचो कि ये केस ई एन एफ अगर दोनों डिजॉइंट इवेंट हुए तो इस केस में वेन डायग्राम कैसे होगा? इस केस में वेन डायग्राम ऐसे होगा, मतलब कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं रहेगा, दोनों सर्कल जो है एक दूसरे से दूरियां बना के रखेंगे। ठीक है, दोनों सर्कल एक दूसरे से मतलब कि दूरियां बना के रखेंगे और एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। ये केस है डिसजॉइंट इवेंट का, डिसजॉइंट इवेंट का। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू डिसजॉइंट इवेंट। और अगर सबसेट को हम लोगों को दर्शाना है तो ई का सबसेट एफ हम लोग कैसे दर्शाएंगे? ई के अंदर ही पूरा क्या पूरा अंदर ही हम लोग एक गोला बना देंगे, तो ई जो है सॉरी एफ जो है ई का सबसेट हम लोग यहाँ ऐसे करके दर्शा सकते हैं। तो हम लोग थ्री इंटरप्रिटेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, जैसे कि पहला है क्लासिकल अप्रोच। ठीक है, क्लासिकल अप्रोच के ऊपर ही बाकी का बेस्ड है, तो अगर हम लोग क्लासिकल अप्रोच पढ़ेंगे तो बाकी का भी हम लोग समझ जाएंगे। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? सोचो कि हम लोग प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, या वहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड करके लिखाया गया है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखा दूँ कि प्रोबेबिलिटी का एक जो फॉर्मूला आप लोगों को याद में रखना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का अगर ये फॉर्मूला याद में रख गया तो आप लोग किसी भी सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। ठीक है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला अगर आप लोगों को मैं बताऊँ तो ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, या आप लोग अपने कॉपी पे लिख लो, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आउट ऑफ सॉरी अपन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सोचो कि हम हमारा जो इवेंट है, ठीक है, इवेंट में तीन एलिमेंट्स है और टोटल जो सैंपल स्पेस था, ठीक है, सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट है। ठीक है, तो 3 और 36, अब बताया जा रहा है कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो हम लोग इजीली यहाँ पे 3/36 कर देंगे, मतलब कि 1/13 सॉरी 1/12 आ जाएगा। ठीक है, 1/12 आंसर हो गया। ये मैं ऐसे ही एक आर्बिट्री एग्जांपल लेके आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर ही टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और मैं टोटल आउटकम्स, ये चीज़ अगर आप लोग ध्यान में रखोगे तो कोई सा भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे रोलिंग ऑफ ए फेयर डाई, एक एग्जांपल से मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। रोलिंग ऑफ ए फेयर डाई, ए फेयर डाई। ठीक है, यहाँ पे दो फेयर डाई का बात नहीं कर रहा है, एक फेयर डाई। एक फेयर डाई, एक डाई में कितना होता है, मैंने कुछ देर पहले ही समझाया था, 1 2 3 4 5 6 रहता है। और इवेंट जो है ऑड आउटकम्स, इवेंट ई जो है ऑड आउटकम्स को दर्शा रहा है, जो कि 1 3 और 5 आएगा। अब ऑड आउटकम्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, तो 3 यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट है 3, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट है 6, तो 3/6 मतलब कि 1/2 हम लोग इजिली इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो 3/6 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अब उनमें टोटल आउटकम। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच एक यहाँ पे बताया गया है, जो क्लासिकल अप्रोच के संग ही सेम सेंस बनाता है, तो मैंने दोबारा नहीं लिखा। अब बात आता है कि सब्जेक्टिव अप्रोच क्या चीज होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ए बेस्ट गेस बाय ए पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट ऑफ द चांसेस दैट द इवेंट विल हैपन। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी मेजर्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स डिग्री ऑफ बिलीव इन द इवेंट। ये चीज़ समझाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, ये चीज़ बस एक मतलब कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो मोस्ट ऑफ द क्या है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही आप लोगों का ये वाले फॉर्मूला से बन जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को मतलब कि आप लोग अगर एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ते हो तो इसलिए मैं एक डेफिनेशन यहाँ पे लिख के मैंने छोड़ दिया। ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का चीज़ नहीं है, सब्जेक्टिव अप्रोच बोल के यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख के मैं छोड़ दिया। ठीक है, अब बात आता है कि प्रोबेबिलिटी एक्सियोम्स। एक्सियोम्स का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल। अब जैसे कि एक्सिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या फिर एक्सिस ऑफ प्रिंसिपल हम लोग कुछ तो पढ़े थे। ठीक है, वो हिस्टोग्राम और बार चार्ट में। तो ऐसे ही करके यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का प्रिंसिपल रहता है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट से हम लोग सैंपल स्पेस को डिराइव करते हैं, और सैंपल स्पेस का सबसेट होता है इवेंट। ठीक है, और इवेंट से हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालते हैं। ठीक है, ये आप लोग को ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो फॉर एनी इवेंट ई, अगर कोई सा भी इवेंट ई हो, द प्रोबेबिलिटी ई इज अ नंबर बिटवीन 0 and 1। ठीक है, अगर एक इवेंट का अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालने जाए तो ये ऑलवेज 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, और 1 का इक्वल भी हो सकता है, 0 का इक्वल भी हो सकता है। तो
एक सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी ऑलवेज वन होगा, और सैंपल स्पेस का जो अगर हम लोग इवेंट का बात करें तो ऑलवेज ये एक, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट, सैंपल स्पेस का कॉम्प्लीमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज एक नल इवेंट होता है। ठीक है, मैं दोनों को थोड़ा सा मर्ज कर लिया था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। फॉर अ सीक्वेंस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट डिसजॉइंट इवेंट, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर डिसजॉइंट इवेंट एक ही साथ में है, या फिर इसको हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट ये एक साथ में अगर हम लोगों को दर्शाना चाहे, जैसे कि E1 E2 एन नंबर ऑफ इवेंट्स, जो एन नंबर ऑफ इवेंट्स है, ये nth इवेंट, मतलब कि एनो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसजॉइंट या फिर इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो हम लोग ऐसे इसको दर्शाएंगे P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 प्लस P ऑफ E3 प्लस ऐसे करते जाए P ऑफ En। ठीक है, अब दोनों डिसजॉइंट इवेंट का अगर हम लोग यूनियन ले, तो दोनों डिसजॉइंट इवेंट का अगर यूनियन ले, यूनियन मतलब कि दोनों चीज़ों को एकत्रित होकर दिखाना, तो यहाँ पर PE1 प्लस PE2 अगर हम लोग करें तो दोनों डिसजॉइंट इवेंट का हम लोग यूनियन यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर सब मोर प्रिंसिपल्स पे अगर हम लोग जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, ठीक है, तो PEC मतलब कि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी समझ गए थे कि 1 - 1 जो है, हम लोग अगर सैम्पल स्पेस ऑलरेडी हम लोग, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस 1 होता है, तो 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर हम लोग करें, तो ई का कॉम्प्लीमेंट हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट हमें मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखो तो ई कॉम्प्लीमेंट और ई का जो यूनियन होता है वो सैम्पल स्पेस होता है। ठीक है, और ई यूनियन का प्रोबेबिलिटी मतलब कि अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी दर्शाए, तो पी ई प्लस पी सी होता है, और पी ऑफ नल इवेंट 0 होता है। ठीक है, और एस सी जो है 5 होता है। ठीक है, ये सैम्पल स्पेस का कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज 5 होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब एडिशन रूल क्या है? ठीक है, अगर दो नॉर्मल इवेंट का अगर हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहे, तो P ऑफ E1 प्लस में P ऑफ E2 माइनस में P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये फॉर्मूला हम लोग ऑलमोस्ट क्लास 11 से पढ़ते हुए आते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला के संग आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को बाकी होंगे, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस इस वाले फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व करोगे। ठीक है, अब एप्लीकेशन देखेंगे एडिशन रूल का, प्रोबेबिलिटी मतलब एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर पूरा का पूरा एक एग्जांपल दिया गया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, दो एग्जांपल शायद से दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि इक्वली लाइटली आउटकम्स अगर रहे, तो वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स आर सेम, अगर इक्वली लाइटली आउटकम्स अगर रहे, तो P ऑफ E1 का वैल्यू जो होगा वो ही P ऑफ 2 का वैल्यू होगा, और ऐसे करते करते P ऑफ N का वो ही वैल्यू होगा। ठीक है, तो इतना ही था वीक 7 में। हम लोग वीक 8 का वैल्यू मतलब कि सॉरी क्या बोल रहा हूँ, वीक 8 का वीडियो लेके हम लोग जल्द से जल्द आएंगे। ठीक है, थैंक यू, नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, बाय बाय।